चलो सारे लोग ध्यान दो। आप जरा इधर बात सुनो। लास्ट टाइम हम लोग डिजेनरेसी पढ़े थे, हाँ या ना? डिजेनरेसी कंडीशन क्या थी डिजेनरेसी की कि अगर आप एक सेल में एलोकेशन कर रहे हो, ठीक, शुरुआत क्या था, हमको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम का हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो निकाला जाएगा, चाहे हम उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकाल दें पहला, चाहे हम उसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से निकाल दें दूसरा, चाहे हम उसको ओपेक्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से निकाल दें तीसरा। इन तीन में से किसी का भी यूज करके सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया जाता था, हाँ या ना? जब एक बार आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया तो निगाह इस पर होती थी कि क्या किए गए नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन n प्लस n माइनस 1 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर किए गए पॉजिटिव एलोकेशंस की संख्या m प्लस n माइनस 1 हो रही है तो इसका मतलब डिजेनरेसी इन्वॉल्व नहीं है। और जब डिजेनरेसी इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा अगला काम होता है ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करना। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल की मदद से हर रो के लिए ui और हर कॉलम के लिए क्या कैलकुलेट करते थे, बीजे कैलकुलेट करते थे। फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था Cij इज इक्वल टू ui प्लस bj। ये था ऑक्यूपाइड सेल के लिए। जब ui bj आ जाता था तो इस ui bj की मदद से हम लोग फिर फार्मूला इस्तेमाल करते थे dij इज इक्वल टू Cij माइनस ui प्लस bj। और इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जो सेल अभी भी खाली पड़ी हुई हैं जिनमें कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट dij निकाला जाता था। अगर सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आ रही है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रही है तो आपका आया हुआ करंट सॉल्यूशन कैसा होता था, ऑप्टिमल। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कम से कम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कैसी आ जाती थी, नेगेटिव, कम से कम एक और या तो एक से ज्यादा। जब आपके पास केवल एक ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, पूरी बात दोहरा रहे, अगर आपके पास केवल और केवल एक ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है तो हम उस सेल के लिए जिस सेल में ये नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मौजूद है उसके लिए एक क्लोज्ड लूप बनाते थे, याद आया कि नहीं? और क्लोज्ड लूप बनाने के बाद फिर हम लोग उस क्लोज्ड लूप में जिस सेल से शुरुआत करते थे अनऑक्युपाइड, उसके ऊपर कौन सा साइन लगाते थे, प्लस, और उसके बाद अल्टरनेटिव साइन लगाते हुए चले जाते, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन लगाते हुए चले जाते थे। रोक ये थी कि आपको लूप बनाते वक्त डायगोनली नहीं चलना, आप या तो हॉरिजॉन्टली चलोगे और या तो वर्टिकली चलोगे। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए केवल और केवल कितनी लूप बन सकती है, एक लूप, एक से ज्यादा लूप बन नहीं सकती। एक बार जब लूप बन गया, एक बार जब लूप बन गया तो अगर ये आपका अनऑक्युपाइड सेल है प्लस साइन के साथ, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव आए हुए हैं ये नेगेटिव नेगेटिव आपके ऑक्युपाइड सेल वाले होंगे। इन दोनों में से जिसके पास मिनिमम एलोकेशन होगा उसको सेलेक्ट करते थे, मिनिमम को, और जहां जहां जिस सेल में प्लस साइन है वहां पर इस एलोकेशन को ऐड करते थे, माइनस साइन वाले में से सब्ट्रैक्ट करते थे। और ये काम लगातार करते थे जब तक कि सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक ये काम करते थे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको n प्लस n माइनस 1 ये एलोकेशन मिलेगी ना, ये एलोकेशन ना मिले, बस तब आपके पास क्या हो जाएगा, डिजेनरेसी। आपका सॉल्यूशन अब नॉन डिजेनरेट नहीं रहेगा, वो बेसिक फिजिबल नहीं हो सकता, उसमें डिजेनरेसी इन्वॉल्व हो चुकी है। जब डिजेनरेसी इन्वॉल्व हुई तो डिजेनरेसी को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, चेक करो, आपको कितना चाहिए था, m प्लस n माइनस 1 टोटल एलोकेशन आपको चाहिए था। आपके पास जितना कम आ रहा है उतना डेल्टा आप कहीं पर एलोकेट कर दो। कहां पर एलोकेट करोगे, कहां पर एलोकेट करोगे, किसका, हाँ, उसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है। कहा जाता है नॉर्मली हम डेल्टा को वहां एलोकेट करते हैं जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी, जहां कॉस्ट सबसे कम होगी वहां आप डेल्टा को एलोकेट कर दो। लेकिन ऐसा भी होता है वहां पर डेल्टा एलोकेट करने का आपको कोई फायदा ही ना मिले, डेल्टा आप वहां एलोकेट करो जहां पर एलोकेट करने पर आप ui vj का कैलकुलेशन आसानी से कर सको, या
आप डेल्टा को वहां एलोकेट करो जो लूप फॉर्मेशन में आपकी मदद कर सके। तो जितना मेरे पास एलोकेशन कम है उतना हम डेल्टा क्या कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास रो की संख्या कितनी है 4, कॉलम की संख्या कितनी है 3, तो टोटल कितने हुए 4 3 7। आपको एक्चुअल एलोकेशन कितना चाहिए 6। आपको 6 एलोकेशन ना मिला बल्कि आपको एलोकेशन कितने मिल गए 4। तो अब आपका काम है 2 जगह पर डेल्टा को क्या करना, एलोकेट करना। 2 जगह पर आप डेल्टा एलोकेट करना। ये डेल्टा कोई बंधा हुआ रूल नहीं है, ये किसी भी तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। कंडीशंस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सबसे पहले वहां एलोकेट करने की कोशिश करो जहां एलोकेट करने पर यू आई और वीजे का कैलकुलेशन काफी आसानी से हो जाता है, और उसके बाद लूप बनाने की कोशिश करो। अगर लगता है कि वहां एलोकेट करने पर लूप बनाने में दिक्कत है तो आप डेल्टा को वहां एलोकेट करो जहां एलोकेट करने पर लूप आसानी से बन जाएगा। डीजेनरेसी भी सॉल्व हो गई। अब आप अपना पुराना काम करते रहो, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही यूआई, वही वीजे आप कैलकुलेट करते रहो। ठीक, अब डीजेनरेसी 2 कंडीशन पर आ सकती है। पहली कंडीशन, आप जैसे सॉल्यूशन करो, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, तुरंत पता चल जाए टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इतना हो ही नहीं रहा, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो आप शुरू में ही डेल्टा एलोकेट करना चालू कर दोगे। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन m+n-1 मिल गया, लेकिन जब आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए गए तो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए जब आपने लूप बनाया तो 2 सेल एक साथ खाली हो गई, और 2 सेल एक साथ खाली होगी, खाली कितना होना था 1, और हो कितनी गई 2, तो फिर आपका एलोकेशन कम हो गया। तो ये होता है मिड पॉइंट पर कहीं आकर के डीजेनरेसी मिलना, या डीजेनरेसी एट इटरेटिंग कंडीशन। जब आप लगातार काम कर रहे थे उस दौरान डीजेनरेसी आ गई। सेम काम, फिर हम डेल्टा एलोकेट करेंगे। कहाँ एलोकेट करेंगे? डेल्टा आप उस सेल में एलोकेट करो जो अभी जल्दी जल्दी में खाली हुआ है। तब आपके पास रूल है कि आप डेल्टा को वहां एलोकेट करो जो अभी जल्दी जल्दी में खाली हुआ है। जैसे आपने लूप बनाया तो आपको एक नेगेटिव वाला मिला, जो नेगेटिव वाला मिला इसको आपने पॉजिटिव वाले पर जोड़ा और नेगेटिव वाले पर घटाया, घटाते तो 2 लोग करंट में खाली हो गए। तो जो करंट में खाली हुए हैं पहले आप डेल्टा यहीं पर एलोकेट करोगे। आई बात समझ में? और रूल एज इट इज, जैसे पुराना चल रहा था वैसे ही इसको चलना है। क्लियर हुआ? ठीक, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी एट सबसीक्वेंट इटरेशन। स्टार्टिंग में ही आ जाती है तो स्टार्टिंग में है, और अगर बीच में आती है प्रोसेस करने के दौरान तो बोलते हैं डीजेनरेसी एट सबसीक्वेंट इटरेशन। क्या मुझको इसके लिए भी सवाल करवाने पड़ेंगे? एक करवा दीजिए। कॉन्फिडेंस नहीं आया ना? डीजेनरेसी एट सबसीक्वेंट इटरेशन, हाँ रुको, अब की बात किताब का कोई एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं ना। एग्जाम्पल पकड़ेंगे तो मुझको उसमें इनिशियल सॉल्यूशन निकालना नहीं पड़ेगा ना, हम उससे बचना चाहते हैं क्योंकि अब चैप्टर बंद करने के मूड में। सबसीक्वेंट इटरेशन मैक्सिमाइजेशन का केस करा दे, चैप्टर बंद हो जाएगा। ठीक, 2 है प्रोबेटेड कॉस्ट और ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ये दोनों तुम्हारे लिए नहीं करवा रहे क्योंकि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और ये मैक्सिमम उसमें एमएससी में पूछा जाता है। तुम लोगों में इसको नहीं करवाएंगे, बीएससी भर का हम लगभग सब दे चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर होगा तो जब लास्ट में अपने पास टाइम वाइम बचेगा ना तो देख लिया जाएगा, लेकिन लास्ट में अभी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें टाइम खोटा जाए अपना। ठीक, क्या बोला सर? जैसे एलोकेशन m+n-1 से ज्यादा हो जाए तब हाँ, हो ही नहीं सकता। कैसे ज्यादा होगा बच्ची? m+n-1 से ज्यादा एलोकेशन कर दोगी? मान लीजिए एक कैसे मान लो? सवाल दो, ऐसे कैसे मान लो? हवा मान लोगी इसका? नहीं सर, कंडीशन आ गया तब क्या करेंगे? नहीं होगी, कभी नहीं होगी बच्ची। ऐसे कैसे हो जाएगी? तब तक तुम्हारी टाइम सप्लाई एग्जॉस्ट कर जाएगी। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन उतने पर ही मिलेगा तुमको, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा होगा खपाओगी कहाँ पर? वही चीज। हाँ, ज्यादा नहीं होगा। डीजेनरेसी एट सबसीक्वेंट इटरेशन, डीजेनरेसी at subsequent degeneracy at subsequent iteration. Degeneracy at subsequent iteration. Subsequent iteration मतलब ड्यूरिंग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट डीजेनरेसी पैदा होगी।
इनिशियल में नहीं होगी। जब आप शुरुआत में इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको उतने ही एलोकेशन मिलेंगे जितने आपको चाहिए थे। उस समय ये घपलेबाजी नहीं होगी, आपको एग्जैक्टली m+n-1 एलोकेशन ही मिलेंगे। लेकिन जैसे आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना चालू करोगे तो सेल एक खाली होनी चाहिए और पता चलेगा एक से ज्यादा सेल खाली होनी चालू हो जाएगी। तो अब आपको जो डिजेनरेसी मिल रही है ना वो बीच रास्ते में मिल रही है। ठीक, लिखना इसमें लैंग्वेज लिखना, टू रिसॉल्व डिजेनरेसी, टू रिसॉल्व डिजेनरेसी, टू रिसॉल्व डिजेनरेसी विच अकर्स, जो सामने आती है, विच अकर्स, टू रिसॉल्व डिजेनरेसी विच अकर्स ड्यूरिंग ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ड्यूरिंग ऑप्टिमलिटी, ड्यूरिंग ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक, the quantity may be allocated, the quantity delta may be allocated, the quantity delta may be allocated to one or more cells, to one or more cells, to one or more cells that have been, या that have recently, been unoccupied, recently unoccupied, ठीक, comma, to have m+n-1 number of allocation in the new solution, कितना हो रहा है, अभी नहीं आया, चाबी मेरे पास है, 3 दिन छुट्टी दे दो पेपर में, उसके लिए नहीं लोग लगाएंगे, नहीं मतलब होता है बाद में काम देगा। हाँ, हमको खुद आगे चल करके फिजिक्स पढ़नी है, मैथ छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा दूर तक मैथ नहीं निभाने वाले, पसंद भी नहीं आ रहा, अब मन नहीं करता मैथ पढ़ाने का। मतलब मैथ बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का अब मन नहीं करता है, थकान लगने लगी इसको पढ़ाते चीज़ आप पढ़ा रहे, कुछ नया है ही नहीं, कुछ नया नहीं है, हर साल में एक ही पैटर्न पढ़ाते हैं, यही हर साल क्या बदल देंगे हम? रियल में हम थ्योरम बदल देंगे, वही थ्योरम पढ़ाएंगे, सवाल बदल देंगे, वही सवाल करवाएंगे, जो सवाल आज की बैच में कराएंगे वही अगले 10 साल बाद में करवाएंगे। रीज़न, यूनिवर्सिटी उसी पैटर्न पर चल रही है, तो अब इससे थकान लगने लगी। जब आप जिंदगी में कुछ नया पढ़ना हो ना, मतलब कभी कभी फांसी लगाना भी चाहिए, मर के भी देखो ना कैसा लगता है, बाद में फिर जो लायका जन्म होगा उसमें पता चलेगा ना, सर इसमें थोड़ी पता चलेगा कब पहले अब पता कहाँ है, सर कैसे पता चलेगा कि हम लोग पुराने जन्म में कर रहे हैं? अरे मतलब यहाँ जाने के बाद कोई फांसी ना लगा लेना, सुनो ध्यान दो, ये जो लिखा गया है वो सुनो, नहीं नया नहीं मिलता है, इसीलिए ना अब कंपटीशन पढ़ाने की तरफ दौड़ेंगे, अब धीमे धीमे कंपटीशन की तरफ जाएंगे, वो ज़्यादा कम से कम हर बार आप नया सवाल लगाते हो, नई नई चीज़ें मिलेंगी, अगले साल कोई नया सवाल आएगा, अगले साल कोई और नया सवाल आएगा, कुछ नई नहीं लगा पाओगे आप, मजा आती है, जब आप नहीं लगा पाते तो और मजा आती है, तब आपको अपनी औकात पता चलती है, मेरे से ये सवाल नहीं बना मतलब मेरे को अभी थ्योरी नहीं आ रही, चलो और पढ़ते हैं। तो ये जो होता है ना, ये आपकी भूख और बढ़ाता है कि चलो और पढ़ते हैं, चलो और पढ़ते हैं। अभी क्या भूख मर गई, हर साल यही डिजेनरेसी है, हर साल ये डिजेनरेसी आपकी ज़िंदगी में घर कर जाएगी।
फिर आपके अंदर पॉजिटिव नंबर ऑफ एलोकेशन बचेगा नहीं, आप नेगेटिव एलोकेट हो जाओगे ना, फिर कोई आपको बांट ले जाएगा, वो खतरनाक सिचुएशन है। डीजेनरेसी एट सबसीक्वेंट इटरेशन, सीधे सीधे कह रहे हैं टू रिसॉल्व डीजेनरेसी व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द ऑप्टिमलिटी टेस्ट। जब आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर रहे हो, उस ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के दौरान जब आपके टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन m + n-1 से कम हो जाते हैं तो डीजेनरेसी पैदा हो जाती है। और ऐसी डीजेनरेसी को रिसॉल्व करने के लिए द क्वांटिटी डेल्टा में बी एलोकेटेड, आप इस क्वांटिटी डेल्टा को, जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है, आप उसको एलोकेट कर सकते हो टू वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल में आप उसको एलोकेट कर सकते हो। लेकिन कैसे? दैट हैव रिसेंटली बीन अनऑक्युपाइड, उन सेल में एलोकेट करो जो अभी जल्दी में खाली हुई हैं, जिनमें पहले से ही कौन मौजूद था? एलोकेशन मौजूद था। लेकिन ऑप्टिमलिटी, अच्छा सोचो, उसमें एलोकेशन मौजूद था, क्यों हम यही करते हैं कि रिसेंटली बीन वाले में ही बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो सेल अपने आप को साबित कर चुकी थी। उस सेल ने कहा था कि अगर आप मेरे रास्ते से एलोकेशन करते हो तो मेरे रास्ते से एलोकेशन करने के दौरान आपका प्राइस डाउन आएगा, कम आएगा, वही हम चाहते थे। लेकिन ऑप्टिमलिटी टेस्ट के दौरान वो खाली हो गई, तो वो रास्ता मेरे से छूट गया कि नहीं? और कोई भी आदमी वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहता जो उसका प्राइस कम करा रहा हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो नायका वाला डेल्टा लाते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा इसको कहां पर रखें। तो चूंकि उस सेल ने अपने आप को साबित कर दिया है कि हम प्राइस डाउन करेंगे, इसलिए हम इस आए हुए डेल्टा को उसी सेल में क्या कर देते हैं? एलोकेट कर देते हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद नाउ सॉल्व एज प्रीवियस, जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे करते रहते हैं। एक न्यूमेरिकल उठाते हैं फटाफट, और किताब का एग्जांपल उठाएंगे जिससे मुझको इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा, हम किताब से छाप देंगे, आगे का काम करके दिखाएंगे। प्रॉब्लम लिखना, गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, प्रॉब्लम में लिखो गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड from sources S1, S2 and S3, from sources S1, S2 and S3, S1, S2 and S3, two destinations D1, D2 and D3. Two destinations D1, D2 and D3. D1, D2 and D3. चेक, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखना the transportation cost per unit, the transportation cost per unit, the transportation cost per unit, comma capacities of the sources, and the requirement of the destinations, and the requirements of the destinations are given in the following table,
following table, in the following table, ठीक, टेबल दी जा रही है S1 S2 S3 S1 S2 S3, ठीक, नीचे सबसे यहाँ पर डिमांड लिखी जा रही है, डिमांड, इसके बाद सप्लाई, यहाँ डेस्टिनेशन सेंटर D1 D2 D3, यहाँ पर आपके पास है सप्लाई, सप्लाई, आठ 15 3 5 10 9, इसके बाद 6 12 10, 6 12 10, डिमांड है 150 80 50, 150 80 50, और इधर सप्लाई है 120 80 और 80, नोट करो। पूरा नोट कर लो तब बताओ। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे असाइनमेंट, आज जो हो गया इसका कल असाइनमेंट लिखेंगे, क्योंकि अभी एक दिन ना तुम लोगों को और उनको एमएससी वालों को एक साथ बैठाना है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये चैप्टर तुमको एमएससी वालों के साथ पढ़ाएंगे, मतलब उनको यहाँ लेकर के आएंगे, तुमको वहाँ नहीं ले जाएंगे, तो कमरा छोटा है, उनका डिमोशन करेंगे, तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, तुम एमएससी वालों के बराबर आ गए, वो बीएससी वालों के बराबर आ गए, ड्यूअल है ना, एक प्राइमर बनेगा एक ड्यूअल बनेगा। बोले लास्ट लाइन, अगर ड्यूअल बन गई हो तो आखिरी लाइन बोले, डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, बना रहे हो अभी क्या, डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल so that so that the cost is minimized, so that the cost is minimized, the cost is minimized, हुआ। और न्यूमेरिकल समीकरण कह रहे गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्सेस S1 S2 एंड S3, गुड्स का मतलब सामान, सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द सोर्सेस S1 S2 एंड S3, तीन सप्लाई सेंटर हैं, तीनों सप्लाई सेंटर से कुछ सामान को भेजा जाता है, कहां पर, तीन डिमांड सेंटर पर, D1 D2 एंड D3। कह रहे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, कैपेसिटीज ऑफ सोर्सेस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेस्टिनेशन, तीन चीज है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, जब आप सप्लाई सेंटर से डिमांड सेंटर पर सामान भेज रहे हो तो एक यूनिट सामान ले जाने का जितना खर्च आता है वो ये दिया गया है। S1 से D1 सामान ले जाओगे 8 रुपए, S1 से D2 सामान जाएगा 5 रुपए, S1 से D3 6 रुपए, और इसी तरह बाकी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दे दिया गया है। फिर आगे क्या है, कैपेसिटीज ऑफ सोर्सेस, और जो सोर्स है उनकी क्षमता आपको दे दी गई, मतलब कितना वो सप्लाई कर सकते हैं। S1 केवल 120 यूनिट सप्लाई कर सकता है, S2 केवल 80 और S3 केवल कितना 80 यूनिट, कितने की सप्लाई होगी। इसके बाद आगे द डेस्टिनेशन आर गिवन, और डेस्टिनेशन की डिमांड आपको दी गई है 150 80 और कितना 50। कह रहे हैं कि आप ऐसा ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बनाइए जिस ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल में जो कॉस्ट निकल करके आए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कैसी आए, मिनिमम आए। आई बात समझ में। चलो इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि बिना उसके कुछ काम नहीं होता।
चेक करो क्या ये बैलेंस है। यस सर। लिखना इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सॉल्यूशन इनिशियल बेसिक feasible solution by north west corner rule। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। चलो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करते हैं। अब हमको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। इधर हम लिख रहे हैं S1 S2 S3। यहां पर मौजूद है डिमांड। अब सॉल्यूशन में टेबल बना रहे हैं D1 D2 D3 और यहां मौजूद है सप्लाई। यहाँ पर है 8 15 3 8 15 3। इसके बाद है 5 10 9 6 12 10 6 12 12 10। 120 80 80। अरे बच्ची को मिटाना पड़ेगा। अब डिमांड बोलो। 100 150 हाँ 150 80 50 50 और उधर सप्लाई 120 120 80 80 80 280 280। चलो ये वाली टेबल बना लो और इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करके इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। आज बड़ी मजेदार वाली नींद लेते हुए पढ़ा रहा हूं। बहुत मस्त नींद आ रही है आज पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते वक्त आ रही है। पढ़ते वक्त आ रही है जी। हम इतना घोषित वाला थोड़ी ये लोग ज्यादा महान है ना। तब हमको आ रही है फिर भी देखो गलत नहीं पढ़ाते हैं। और तुम लोग अभी एक बार मिलाओगे ना उसके बाद डरते लिखो सही लिख नहीं सकते। हाँ क्या क्या कह रही है? दिन में नींद नहीं आती। हमको कितनी अच्छी लगी है। हाँ नहीं ये कैटेगरी हम मान रहे हैं। इस कैटेगरी में हमें दिन में नींद नहीं आती है ना। नींद आने का बस वही रीजन है ना, रात भर बारात की है वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सुबह बाइक हाँक के चला दी बस वो दिक्कत। तेज हवा ठंडी ओस पड़ती हुई ऊपर से कीड़ों की चोट, ये इतना सब कुछ ना मैटर बहुत होता है आपके सिर में नींद को घुसेड़ने के लिए। आंख में नींद नहीं आती, खोपड़ी में आती है। चले एलोकेशन किया जाए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप्लाई करो। ये बताओ सबसे पहले अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो। यहाँ पर डिमांड कितनी 120, सप्लाई कितनी 150, तो कितना दे दें 120 पूरा पूरा दे दो। इसके बाद सप्लाई जस्ट कर गई, डिमांड बची हुई है तो नीचे आओ, नीचे 15 पर आओ। डिमांड कितनी बची है 30, सप्लाई कितनी है 80, 30 का 30 पूरा पूरा दे दो। हाँ या ना? कौन एग्जॉस्ट किया डिमांड या सप्लाई? डिमांड। सप्लाई बची है आगे बढ़ो, कितनी बची 50, सप्लाई कितने और डिमांड कितने 50 पूरा पूरा एलोकेट करो। कौन एग्जॉस्ट किया? सप्लाई। 50 30 80 एग्जॉस्ट करके नीचे आओ, डिमांड बची है 30 और ये कितना 80, तो इसको दो 30 और अब ये यहाँ बचा 50। गिनो कितने एलोकेशन आए टोटल 5 एलोकेशन। चाहिए भी कितने थे 5, 3 3 6 और एक कम 5। अभी आपको डिजेनरेसी नहीं मिल रही। अब जब ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे तब डिजेनरेसी मिलेगी। नोट करो।
लिखा जाए। इसके बाद लिखना टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3 और एक कम, दैट इज इक्वल टू 5। 3 3 6 और एक कम 5, यानी m प्लस n माइनस 1 के बराबर है, उसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है। अब बारी किसी ऑप्टिमलिटी टेस्ट की, हेडिंग डाल दो ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ठीक। फार्मूला मेरे पास बहुत साफ सुथरा पड़ा है। कैलकुलेट UIs and VJs, कैलकुलेट UI and VJs फॉर किसके लिए, रो एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। कैसे? बाय यूजिंग कॉमा करके, बाय यूजिंग Cij इज इक्वल टू UI प्लस VJ। लेकिन ये बताओ, ये फार्मूला केवल उन सेल के लिए इस्तेमाल होगा जो ऑक्यूपाइड होंगे। यहाँ लिख देना फॉर ऑक्यूपाइड सेल। हाँ क्या हुआ? फॉर ऑक्यूपाइड सेल, जितनी भी सेल में एलोकेशन है उन्हीं के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Cij बराबर UI प्लस VJ, और रो और कॉलम के लिए क्या निकालेंगे, UI और VJ निकालेंगे। एंड कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Dij फॉर किसके लिए, बोलो, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल बाय यूजिंग फार्मूला। बोलो क्या इस्तेमाल करें, फार्मूला बोलो Dij इज इक्वल टू Cij माइनस UI प्लस कितना, VJ। चलो अब टेबल बनाएंगे और उसमें सारी कैलकुलेशन लिख देंगे, अलग से मुझको कुछ भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सब लिख लेना, तो नई टेबल बनाना और उसमें UI VJ को कैलकुलेट करो। टेबल बनानी पड़ेगी, बिना उसके फुर्सत नहीं है। चलो नई टेबल बनाओ और उसमें UI VJ कैलकुलेट करो। पहली रो के लिए हम कैलकुलेट करेंगे U1, दूसरे के लिए U2, तीसरे के लिए U3। कॉलम में पहले कॉलम के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3। अब सुनो, हर जगह पर कितने का एलोकेशन है, 2 रो का, तो जिसकी मर्जी उसको क्या मान लो, 0, जिसकी मर्जी उसी को 0 मान लो। बोलो किसको 0 माने, जिसको कहो उसको 0 मान लो। V2 बराबर कितना हो गया, 0। तो सोचो इसके ठीक सामने ऑक्यूपाइड सेल से टकराओ, ऊपर 10 है, 10 में से 0 गए 10, U2 इज इक्वल टू 10। अच्छा 9 में से 0 गए 9, ये हो गया। अब ये जो आया इसके सामने ऑक्यूपाइड सेल से टकराओ, तो यहाँ कितनी लिखी है पास, 10, 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए माइनस 1 में से 1, ये हो गया। अच्छा और कुछ निकाल सकते हो, हाँ, इसके ठीक सामने ऑक्यूपाइड 15 में से 10 निकालो कितना,
5 ये आ गया। अच्छा इसके ठीक ऊपर 8, 8 में से 5 गए 3, ये 3 आ गया। क्या 3 के तीनों मिल गए यू और 3 के तीनों भी मिल गए। नोट करो इसके नीचे से लिख देना वरना कहो कैसे 0 आ रहा है, ये माना गया है। हो गया तो सर U1 को 0 नहीं मान सकते थे। इसको U1 तुम्हें तो कहीं बिल्कुल को मानिए, नहीं अब मान लिए तो कहीं किसी और को नहीं मान सकते थे। आप बताओ सर वहाँ पे मतलब U1 एक ही है ना वहाँ पे। अच्छा मान के देखो जरा निकाल लो सब तो जाने सब, इसीलिए कहते हैं ना वहाँ एलोकेट करो जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन। हो जाएगा तो बताना, तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें अनऑक्युपाइड के लिए। कुछ पढ़ी बड़ी मेरी बात, कुछ पढ़ी हो बताओ। ये ना देना एग्जाम वाले का जितने भी छुट्टी हुई बस उतने दिन पढ़ी होंगी, सर अब नहीं पढ़ी इसको सीरीज से पढ़ी है ना, सीरीज सीरीज क्या सीरीज? अच्छा सीरीज से पढ़ करके देना है। कहाँ से ज्ञान वाले क्वेश्चन में काका होता है, एक तो काका आती है, एक तो ज्ञानोदय आती है, एक तो विद्या भारती आती है अवतार भी आती है, और अवतार ये कब अवतार? विद्या भूषण आती है, अवतार हम लोगों के टाइम नहीं आती थी। अब हम लोग टाइम पे थी। अरे तब तुम्हारे टाइम में थोड़ी पैदा हुए हैं, अपने टाइम में पैदा हुए हैं ना। टोटल बता रहे हैं। अच्छी है विद्या क्वेश्चन बैंक से तो अच्छी नहीं होगी। हाँ विद्या क्वेश्चन बैंक दो ही तो पुराने थे, एक विद्या क्वेश्चन बैंक एक काका क्वेश्चन बैंक, ये तो बहुत पुरानी है ना। तुम लोग पता नहीं कौन सा पढ़े हो अवतार। 10th तक जब सब 10th में थे ना तब विद्या बहुत अच्छी तब तक आती थी, अब अवतार ज्यादा आती है, अभी भी चलो आती है मगर सुनो, जो अनऑक्युपाइड सेल है जिनमें कोई एलोकेशन नहीं हुआ उनके लिए आओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। यहाँ ये अवतार वाली नहीं, इधर आओ। ये कितना है 5, इसके सामने कितना 3, इसके सामने कितना 0, जरा 3 में 0 जोड़ो कितना 3 और 5 में से 3 गए 2। ये कितना है 6, सामने कितना 3, नीचे कितना 1, 3 में 4, 6 में से 4 गए 2। यहाँ ये कितना 10, 10 से 11, 12 में से 11 गए 1। यहाँ 3, सामने कितना है 9, 9 1 10 4 14 और 3 में से 14 निकालो कितना -11। हाँ या ना? और कोई अनऑक्युपाइड सेल है नहीं, तो लार्जेस्ट नेगेटिव आपका यही आया कि नहीं आया अकेला। तो आप इस सेल के लिए क्या तैयार करोगे? लूप तैयार करोगे। ठीक, क्लोज्ड लूप बनाओ। लिखल है ऐसे लिखिए, लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है? इस किस सेल में मौजूद है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इज D3 1। जो आपकी लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक्चुअल में कौन है? D3 1 है। प्रेजेंट इन किस सेल में मौजूद है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी S3 D1 सेल, जहां सप्लाई कितना है S3 और डिमांड कितना है D1, वहां पर आपके पास लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट D31 मौजूद है। आई बात समझ? आप क्या करेंगे? आप लोग फॉर
a closed loop, form a closed loop, form a closed loop for this cell, via। अब हम इस सेल के लिए एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे और किस रास्ते से होकर के बनाएंगे, रास्ता सुनिए। शुरुआत यहीं से करेंगे, रास्ता है S3D1 से, ध्यान दो क्लोज्ड लूप बनाएंगे। S2D1 ये गया, ये गया, ये आया और ये आया, आया ना। क्या हमको क्लोज्ड लूप मिल गया? ठीक, तो ये क्लोज्ड लूप शुरू कहां से गए? S3D1, S3D1 से कहां पर गया? S2D1, S2D1, S2D1 से कहां पर गया? S2D2, S2D2, S2D2 से कहां आया? S3D2 S3D2, S3D2 और S3D2 से कहां आया? S3D1। क्या यही एंडिंग है कि नहीं? एंड बनाओ। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं, अरे बहुत भयंकर नींद आ रही है, बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज नींद आ रही है, मतलब हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं नहीं जानते। मेरे को आती बात नहीं, हम 2 रात जग सकते हैं, आज इसलिए आ रही ना, आज बाइक चलाएंगे सुबह सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग बाइक चलाएंगे। और अच्छी वाली ठंडी थी सुबह सुबह, सिटी में ठंडी नहीं, बाहर ठंडी ना, मतलब आज तो मेरा कन्वा जैसे लग रहा मेरा ही नहीं है, इतना ठंडा हो गया था। हम थे भगवान अगर 2 सेट काम दिए होते तो इसको खोल के घर रख देते, तो सर्कल लगा चलते, तब कुछ काम करेंगे। वो थकान चढ़ जाती है, पता है, अगर बाइक आप लंबी दूरी चला दो और ऐसे नमी वाले मौसम में चला दो, नमी में भी वैसे भी, गर्मी में भी चला दो तब भी, गर्मी में भी आपको डिहाइड्रेट हो गए, आपको थकान बहुत तेज चलेगी। इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रेट हो रहे थे ठंडी के मारे। और वैसे नॉर्मली मुझको थकान नहीं लगती। हम यहाँ से लखनऊ गए बाइक से और चले गए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा रुके, आधे घंटे के बाद फिर हम तुरंत वापसी कर लिए। टोटल हम उस दिन 160 जाना 160, आना 160, कितना हुआ? 320 किलोमीटर हम बाइक चलाए देता, मुझको जरा सी थकान नहीं थी। हम आकर के इत्मीनान से अपना काम कर रहे थे। और आज हम कितना चलाए? आज तो हम मुश्किल से ज़्यादा कितना 30 से 35 किलोमीटर मुश्किल से चलाए बस। लेकिन आज बस सुबह की टाइम चलाना, इसलिए मुझको बहुत भयंकर थकान चलती है। एक तो रात में गाड़ी चलाना, कितना भी अच्छा ड्राइवर होगा अंदाजे में चलाता है। एक तो ट्रक वाला सामने जा रहा है, उसको देख करके हम ताजुब किए, भगवान उसकी अकल दिए थे कि उसको 3-4 लोगों की अकल इकट्ठे दे दिए थे। वो पूरे ट्रका में आगे ऐसे हाई बीम लगवाया हुआ है, पूरे ट्रक में 1 2 3 4 5 हाई बीम बंदे ने चढ़ा, ऊपर 2 आंख के जैसा और जोड़ दिया, मतलब 5 2 7 हमके भगवान पूरे सिटी की लाइट इसने अपने में बटोर रखी है। और आगे जितने हाई बीम वाले जाते हैं, अपने हाईवे पे चलने वाले कोई नियम वोम जैसा है ये नहीं, हाई बीम लो करनी पड़ती है, सामने से गाड़ी पास हो रही है और ऊपर कर देंगे, इनका वसूल आपके मुंह में मारना है सीधे सीधे। अब कलाकार है क्या हुआ जी? लेकिन हाँ एक चीज है, कल की बारात में मेरे लड़के को देखे, टिड्डी भर का था, बहुत बड़ा था, टिड्डी भर का था, मेरे ख्याल से बहुत रहा होगा, 7वीं 8वीं पढ़ता होगा। क्या जबरदस्त एनर्जी निकल रही है, इतना गाना बजा फुल अच्छा। एक को डांस ऐसा बाकी है जिसने किया, भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड से लेकर के नेहा टोनी कक्कड़ तक, मतलब जो स्लो मोशन का गाना जिसपे हमको नहीं समझ आता इस पे कौन सा डांस स्टेप होगा, उस पे वो डांस स्टेप निकाल रहा था। और उसको देख करके फील आता है बेटा पैर तुम्हारे हैं या पड़ोसी से उधार मांग के लाए घिस डालोगे आज, मतलब भयंकर नाच रहा था। और बाद में उतनी एनर्जी के साथ आइसक्रीम खा रहा था। ऐसा कमी देखने को मिलता है, कितनी एनर्जी के साथ एक लोग नाचे नाचे एकदम पसीने से तर हो गए, उतनी ठंडी पड़ रही थी उनको पसीना छूट रहा था, ऐसा नाचे थे हम। कैसे माधुरी दीक्षित की आपका इन्हीं के अंदर। चलो क्लोज लूप हुआ,
क्लोज लूप का रास्ता पता चला। अब ये बताओ, ध्यान देना, साइन कन्वेंशन अपने को आता है, वो तुम लोग जानो साइन कन्वेंशन। सो ये कौन सी सेल, अनऑक्यूपाइड, यहाँ पे कौन सा साइन, प्लस, इसके बाद यहाँ साइन माइनस, यहाँ साइन प्लस, यहाँ साइन माइनस। रास्ता सुनना क्या लिखते हैं, अपने लोगों ने रास्ता लिखा था, शुरुआत किए थे S3D1, फिर कहाँ पर गए थे S2D1, फिर कहाँ पर गए थे S2D2, S2D2 से कहाँ गए S3D2, और S3D2 से कहाँ लौटे S3D1। और क्या S3D1 पर एंड था कि नहीं था? तो ये सेल आपकी कैसी, अनऑक्यूपाइड। फिर इस सेल का एलोकेशन बोलो ना, इस सेल का एलोकेशन 30, इस सेल का एलोकेशन 50, बगल वाली सेल का एलोकेशन 30, और इसमें कुछ नहीं क्योंकि ये पहली सेल है। ये साइन प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये बताओ दो जगह पर नेगेटिव है, क्या दोनों नेगेटिव में बराबर एलोकेशन है कि नहीं है? और जैसे आप घटाना चालू करोगे दो सेल एक साथ खाली हो जाएगी, आगे डिजेनरेसी की नहीं आएगी। मिनिमम एलोकेशन 30 and add it in cell S3D1 और कहाँ पर S2D2। जहां जहां प्लस साइन है वहां वहां आप 30 को क्या करोगे, ऐड करोगे, एंड सब्ट्रैक्ट इट, ऐसे शॉर्ट में सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सेल, किस सेल से घटाएंगे S2D1 और कितना S3D2। क्लियर बात? अब यहीं पर थ्योरी बताओ, यहीं पर बाद में बनाएंगे इकट्ठे, जब डेल्टा एलोकेट करेंगे तब बनाएंगे सीधे सीधे। मुझको ये पता चल गया क्लियरली, टू सेल्स बिकम्स इम्पटी, दो सेल एक साथ इम्पटी हो जाएंगे, और जैसे दो सेल एक साथ इम्पटी होगी भरेगी तो एक ही ना, डिजेनरेसी आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर हम लिखेंगे क्लियरली टू सेल्स कौन कौन से S2D1 and S3D2 becomes empty। स्पष्ट है, दो सेल आपकी तुरंत क्या बन जाएंगी, खाली सेल बन जाएंगी, empty सेल बन जाएंगी। एंड डिजेनरेसी अकर्स, क्या ऑप्टिमलिटी टेस्ट के दौरान ही ये डिजेनरेसी आई है कि नहीं आई है? ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया उसी के दौरान, इसीलिए इसको कहते हैं डिजेनरेसी एट सबसीक्वेंट इटरेशन। डिजेनरेसी अकर्स। बस अब पहले टेबल बनाएंगे क्योंकि बहुत लिख दी थी। टेबल बनाएंगे एक कॉर्नर पर, बगल में बता देंगे कि देखिए अब हम यहाँ पर डेल्टा को एलोकेट करने जा रहे हैं। हाँ बनाओ टेबल, तुम लोग बैठे हो अभी, टेबल बनाओ। हम ये बना दें। अच्छा डिजेनरेसी अगर लिख चुके हो ना, ये हटाते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ मेरे पास है S1, फिर कौन है S2, इसके बाद S3, यहाँ पर अपने पास है D1, D2, D3, यहाँ मौजूद है सप्लाई, इधर मौजूद है डिमांड। सप्लाई हो गया और डिमांड हो गया।
5 10 9 5 10 9 6 12 10 120 80 80 डिमांड 150 80 280 सुनो, इसमें जरा फेरबदल करो, इसमें जरा फेरबदल करो। ये 120 का 120 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 120 रहने दो। यहाँ पर 30 घट जाएगा तो ये सेल खाली हो जाएगा, यहाँ 30 जुड़ जाएगा, 50 30 80, तो 10 वाले पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 90 वाले पर 30 घट जाएगा, ये सेल एम्प्टी, और यहाँ पर 30 जुड़ जाएगा, तो ये वाले पे कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर है? और 10 वाले पर यहाँ 50 बना रहेगा। किन भैया कितने एलोकेशन है चाहिए, कितने थे 5, होगी तकलीफ की नहीं होगी? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिजेनरेसी को तोड़ने के लिए डेल्टा को कहीं पर एलोकेट करना पड़ेगा। और जब डेल्टा एलोकेट करेंगे तो डेल्टा वहीं एलोकेट करना जो सेल अभी जल्दी में खाली हुई है। जल्दी में एक ये खाली हुई और एक ये खाली हुई है, इन दोनों में से कहीं भी एलोकेट कर देंगे। बनाओ, अरे बाकी लोग बनाए नहीं। दो सेल है डेल्टा एलोकेट करने के लिए, ध्यान देना। एक ये है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 है, एक ये है जहां कितना है 9 है। चालाकी, चूंकि डेल्टा बहुत छोटा, इतनी छोटी क्वांटिटी है कि उस पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतनी छोटी क्वांटिटी है। और आप ये भी कह रहे हो कि वो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो इतनी छोटी क्वांटिटी कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो केवल डिजेनरेसी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, आप उसको 19 15 पर एलोकेट करो, आपकी मर्जी आप 9 पर करो, फिर भी दिमाग में बात आती है यार अच्छा काम करते हैं, जहां कॉस्ट कम दिख रही है अगर वहां पर एलोकेट किया जा सकता है तो चलो वहीं एलोकेट करें। इधर कॉस्ट कितना है 15, इधर कितना है 9, यहाँ एलोकेट करना फायदे का सौदा होगा, हाँ या ना? तो एलोकेट डेल्टा इन S3D2, क्लियर हुआ? यहीं बगल में लिख रहे हैं, एलोकेट डेल्टा इन S3D2। ठीक, क्यों ऐड किया ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही सेल अभी अभी जल्दी में खाली हुई है, रिसेंटली बीन अनऑक्युपाइड। ठीक, एलोकेट डेल्टा इन S3D2, तो यहाँ पर अपने लोगों ने क्या किया, डेल्टा एलोकेट कर दिया। नाउ टेस्ट ऑप्टिमैलिटी, ठीक, नाउ टेस्ट ऑप्टिमैलिटी, नाउ टेस्ट ऑप्टिमैलिटी। चलो अब ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करो, बोलो ये आपका होगा U1, ये कौन U2, ये कौन U3, ये कौन V1, यहाँ पर कौन V2, यहाँ पर कौन V3। बोलो किसको 0 मानेंगे, U3 कितना हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने एलोकेशन नजर आए 3। अब सोचो 10 में से 0 गए 10, 9 में से 0 गए 9, 3 में से 0 गए 3, ये तो सब आ गया। यहाँ 8 में से 3 गए 5, इसके बाद आना 10 में से 9 गए 1। क्या आपको 3 U1 U2 U3 और V1 V2 V3 मिल गए कि नहीं मिल गए? आओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें, किसके लिए, अनऑक्युपाइड सेल के लिए। नोट करो फटाफट, टाइम टेबल निकाल, थोड़ा सा भी लंबा खींचेंगे, ज़्यादा है थोड़ा लंबा खींचेंगे, वो मैक्सिमाइजेशन वाला केस लिखा है, नीड कंट्रोल हो जाएगी। वो तो ऐसे भी सोना तो है नहीं, चलना है ऐसे। नींद कंट्रोल करने का मेरा एक ही रास्ता है, क्या? बहुत तेज नींद आए ना, अपनी आँख झपकाना शुरू करो तेजी से। जितने लोग झपका रहे हैं उतने लोग नींद आ रही है, आँख सूखने लगती है, नींद आने पे आँख सूखने लगती है। जब आप पलक तेजी से चलाते हो ना तो जो कार्डिया के ऊपर विशेषता पता लगता है, कार्डिया बनी है
वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ी थोड़ी नींद हटती है, इसीलिए कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी आँख फैलाओ, जब नींद आए ना थोड़ी थोड़ी आँख फैलाओ। उसके बाद जोर जोर से, अरे रात में एक बार बाइक चला रहे थे और मेरे को रात में नींद चढ़ गई अचानक से, चाय कहीं मिली नहीं। नॉर्मली नींद भगाने की लेकिन बड़ा अच्छा है चाय पीना, हार्ड चाय बना लो, ढेर सारी चाय पत्ती डाल दो, कैफीन ज़्यादा होती है, वो आपको नींद नहीं आती, तो काम आपका बन जाता है। हाँ क्लास ओवर होने वाली है। फिजिक्स कहाँ चलेगी? चलेगी हाँ बैठो ना। फिजिक्स बहुत मुश्किल है चल पाना, इतना आसान थोड़ी फिजिक्स चलना, सब एग्जाम ड्यूटी में है। चल हाँ, उस दिन मेरे को भयंकर नींद आई हुई थी और कहीं चाय नहीं मिल रही थी, तो हम बचने के लिए ना फिर वही हेलमेट लगाए हुए थे, अपनी ही बेसुरी आवाज़ से अपने को डरा रहे थे, हेलमेट में जोर जोर गाना गा रहे थे, जिसके बगल से निकल जाए। खैर रात थी, यही एक अच्छी बात ही, नहीं तो आदमी रोक के था एक पगलाई के कार्य। इसके बगल से निकले, एक गाड़ी वाला बगल से गया था और हम खूब जोर से अपने गाड़ी पड़े हुए थे, तो वो देख रहा थोड़ी दूर तक, हम उसको देखे गाड़ी की स्पीड 80 मारे, हम कहते तुम सुनते रहो सोचते रहो जो भी होगा, और निकल लिए आराम से। गाने गा रहे थे आप कुछ? ये नहीं गाएंगे, बस निरहुआ का बिल्कुल नहीं गा रहे थे। सुनो, अनऑक्युपाइड सेल के लिए DIG कैलकुलेट करते हैं। ये बताओ, ये 5 है, इसके सामने 5, इसके नीचे 9, 9 1 10 4 14, 5 में से निकालो -9, ये रहा। इसके बाद 5 और ये 10, 10 5 15, 6 में से 15 निकालो -9, ये भी सही है। अच्छा 1 और 10, 10 से 9, 10 से 11, 10 से 11, 12 में से 11 निकालो। अच्छा यहाँ सामने कौन है? 1, नीचे कौन है? 3, 3 1 4, 15 में से 4 गए -11। ये रहा, ये चेक करो, क्या तुमको नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है? हाँ, कई जगह क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ कॉस्ट कितनी है? 5, तो मेरे ख्याल से इसको चुनना ज्यादा बेहतर पड़ेगा। क्लियर है? बनाओ टेबल और लिखना, यही बगल में ही जगह है, यही बगल में लिखना। हाँ तो पीछे वाला चुनेंगे तो लूप भी नहीं भले अपॉर्चुनिटी बना लूप दोनों में बन सकता है कि नहीं बन सकता? पॉसिबिलिटी है, दोनों में चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इसको चुना, यहाँ बन जाएगा बच्ची, ये बन जाएगा। इसको चुना, खट से नीचे आए, यहाँ गए, आ गए। सर 9 के बाद तुरंत वो कहाँ है? नहीं सही कह रही है, इसका ध्यान तुरंत ऑक्युपाइड सेल में आपको जाना है। अभी आप कहाँ से गुजर रहे हो? अनऑक्युपाइड से, ये गलत है। हाँ सही कह रही है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। नींद के आगोश में ना, ये वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, ठीक है? ये वाला रास्ता पकड़ेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये सेल कैसी है? खाली सेल है, आपको खाली खाली हाथ नहीं जाना है, भरे हाथ से जाना है। तो ये वाला पकड़ेंगे, खट से इधर 2 जगह पे लड़ेंगे आकर के, ठीक? चलो लिखा जाए, यही बगल में लिखना, लार्जेस्ट ऐसे, लार्जेस्ट नेगेटिव DIJ, लार्जेस्ट नेगेटिव DIJ प्रेजेंट इन किस किस सेल में है? S1 D2 एंड और किस में है? S1 D3 एंड S1 D3। 2 जगह पर लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कितना? S1 D2, सेलेक्ट S1 D2, ठीक? अब S1 D2 सेलेक्ट किया तो इसका मतलब क्लोज्ड लूप किसके लिए बनेगा? S1 D2। सेलेक्ट S1 D2 एंड कंस्ट्रक्ट क्लोज्ड लूप फॉर दिस। सेलेक्ट S1 D2, पहले ये लिख लो, सेलेक्ट S1 D2 एंड कंस्ट्रक्ट क्लोज्ड लूप फॉर दिस सेल, एंड कंस्ट्रक्ट क्लोज्ड लूप फॉर दिस सेल, कंस्ट्रक्ट क्लोज्ड लूप फॉर दिस सेल वाया। किस रास्ते चुनेंगे वो रास्ता सुनिए। आपने इसको सेलेक्ट किया, आया ना? अब यहाँ से नीचे एलोकेशन है, ठीक? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये रहा रास्ता।
मिल गया, लूप कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो रास्ता बोलो रास्ता, ये यहाँ लूप मत बनाना, लूप अभी वाले टेबल में बनाना, नहीं यहाँ बनाने का। हम तो बना दिए। अरे तुम लोग ऐसे नकल छप्पा है ये लोग। सर आधा बनाना आधा बोल तुम लोग ऐसा नकल छापते हो ना, बगल वाला तुम लोगों को नकल कराए कह दे जो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है सबका करेंगे, सर जी वाऊ लिखो, ऐसे काट देगा तब वाऊ काटेंगे तुम लोग ना। हम देखें यही मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है, मिड टर्म का एग्जाम, इसी में एक से एक नमूने आ रहे हैं। यही बगल वाली क्लास में बैठे हुए थे, बता भी चुके हैं 5 का 5 बंदा गलत किया हुआ था, तो सर के दिखा रहे पूरी दमदारी से, उसका भी 5 गलत करवा रहा है। यही अपना मिड टर्म का हाल होता है। इसी कमरे में यहाँ लड़कियां बैठी थी, बगल वाले कमरे में लड़के बैठे हुए थे, और मिड टर्म के पेपर में आया हुआ है, तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल आया हुआ है कि 10 न्यूमेरिकल दिए, आप कोई 5 अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई 5 अटेम्प्ट कर लीजिए। 5 अटेम्प्ट किया बंदे ने, 20 मिनट के अंदर धड़वा करके बैठ गए, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं सर मेरा हो गया, हम के बैठे रहो थोड़ी देर, उसके बाद छोड़ देंगे, जाना 1 घंटे का पेपर था, 20 मिनट में निपटाएंगे 5 क्वेश्चन करके। हमको लगा हो सकता है आया होगा, अगल बगल वाले को दिखाने लगे, तो हम क्या देखो दिखाओ तो ना मारेंगे, जाल छिप जाएगा तुम्हारा। दूसरी तरफ का गए उनके पास, खड़े हुए उनकी कॉपी पलट कर पूरे 5 का 5 क्वेश्चन गलत, और दमदारी इतनी कि वो दिखा रहा है, और ये बगल में जो लोग नकल कर रहे हैं इनकी अकल इतनी कम है कि ये उसको पहचान नहीं पा रहे कि उसका एक को सवाल सही भी है कि गलत भी है। छापे पड़े हुए हैं, और अभी नहीं, सोने पे सुहागा अब आया जब उसमें एक क्वेश्चन बाकायदा लिखा हुआ है, शो दैट mod x - 1 is continuous, शो दैट लिखा है बाकायदा मोटे अक्षर में, शो दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस। बंदे ने साबित किया इट इज डिसकंटिन्यूअस, लिखा है शो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस, और वो साबित कर रहा है इट इज डिसकंटिन्यूअस। अब बगलिया में जो लोग छाप रहे हैं वो भी हवाई साबित कर रहे हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस। हम कैसा ही बेटा, तुम आर्यभट्ट को दोबारा पैदा करने के लिए मजबूर कर दोगे, वो भी आएंगे कहने के लिए मेरे को ये भी गणित सिखा दो जहां कई चीजें भी निकाली जा सकती हैं, इससे अच्छा क्या होगा। उनसे पूछे कितनी क्लास आए अब तक टोटल, कैसे 3 क्लास आए हैं, मन नहीं लगा इसलिए आना छोड़ दिए। हम तो सही है, तुम्हारा मन कैसे लग सकता है, हम पढ़ाएंगे mod x - 1 is continuous, तुमको साबित करना डिसकंटिन्यूअस, मन कहाँ लगेगा। चलो ये बताओ लैंग्वेज क्या लिखे, कंस्ट्रक्ट क्लोज्ड लूप फॉर दिस सेल, लिखे हो वाया। रास्ता देखो, रास्ता क्या है, किस सेल के लिए बना रहे हो, इसके लिए, कौन है ये S1 D2, तो रास्ता होगा S1 D2, ठीक। यहाँ से किस पर जाएंगे, S1 D2 से कहाँ आएंगे, किस पर जाएंगे, सीधे यहाँ नीचे कॉर्नर खेल रहे हैं ना, किधर से चलेंगे, ये है, यहाँ से सीधा नीचे आएंगे, ये कौन है S3 D2, S3 D2, फिर कहाँ गए, यहाँ S3 D1, S3 D1, फिर कहाँ आए S1 D1, फिर कहाँ गए लास्ट S1 D2, और S1 D2 साइन कन्वेंशन बोलो, ये कैसी सेल, अनऑक्युपाइड सेल, ठीक। तो इसका साइन प्लस, ये सेल माइनस, इसमें एलोकेशन कोई बोलेगा, अरे इसमें डेल्टा, बहुत छोटा एलोकेशन डेल्टा, बगल वाले में कितना एलोकेशन है 30, प्लस माइनस प्लस 30, बगल वाले में 120, ये नेगेटिव 120, ये रहा। दोनों नेगेटिव वाले जरा देखो, दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव और दोनों नेगेटिव में से मिनिमा कहाँ है, डेल्टा, तो ऐसा लिख देना, सेलेक्ट इट एंड ऐड इन, आप इसको सेलेक्ट करो और ऐड करो किस सेल में, इन S1 D2 S3 D1, इन दो जगह पर आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, एक काम, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, दो जगह, खुद S3 D2
D2 और कहाँ से S1 D1 चलो चलो फिर से क्लोज लूप बनाओ, सॉरी क्लोज लूप करें, एलोकेशन बनाओ। आपकी तो शायद ऑप्टिमल आ जाना चाहिए है। S1 S2 S3 D1 D2 D3, यहाँ पर अपने पास है सप्लाई, इधर डिमांड। चलो 8 15 3 5 5 10 9 6 12 10 6 12 10 120 80 120 80 80 80 150 80 50 50 280 280। एलोकेशन आओ देखते हैं। सुनो ये डेल्टा है, साइन कन्वेंशन सुनना, ये प्लस का, ये किसका माइनस का, ये किसका प्लस का और ये माइनस का। लूप बनाए कि नहीं बनाए तुम लोग? लूप बना चुके हो? हाँ बन गया। चलो इस डेल्टा को उठाओ और पहले इस वाली सेल में ऐड कर दो, अनऑक्युपाइड वाली में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? डेल्टा आ जाएगा। अच्छा इस डेल्टा को 120 से घटा दो, या डेल्टा इतना माइन्यूट है 120 से घटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 120 का 120 रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला सुनिए, डेल्टा को उठाओ और 30 वाले पर ऐड कर दो, ऐड होकर भी कोई फर्क नहीं डालेगा, ये कितना रहेगा? 30 ही रहेगा। इसके बाद फिर क्या है? डेल्टा डेल्टा से घटेगा तो 0, बीच में 80, बीच में 80 और कहीं पर यहाँ पर 50 का एलोकेशन 10 वाले पर नोट करो। हो जाए तो बताना। इतनी लैंग्वेज सीख चुके हो ना, यहाँ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर लो बस फटाफट। ये लिखने के बाद ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर लो, क्या एलोकेशन सब मतलब अब अपॉर्चुनिटी कास्ट नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही है, यही चेक करो। फिर आई क्लियर करना पड़ेगा, बड़ी नोट कई टेबल बन चुकी है, 3 4 हो गई। हाँ ये 5वीं है। 1 2 3 4 हाँ सर 5 टेस्ट करो अपॉर्चुनिटी कास्ट फिर से हम निकालें। किसको मान लीजिए? ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, यहाँ पर है V1 V2 V3। चलो किसको माने? जिसको तो उसको माने। U3 चलो U3 आपका 0 हो गया। 10 में से 0 गए 10, 3 में से 0 गए 3, 8 में से 3 गए 5, ठीक। ये आपका है 5 में से 5 गए 0, 10 में से 0 गए 10, सारे कैलकुलेट हो गए एक बार में। क्लियर हुआ? नहीं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनके लिए बोलना है, इनके लिए ये 5 ये 10, 10 5 15 ये बनेगी टेबल। अब कोई लैंग्वेज नहीं लिखे, आप सीधे बना रहे हैं। ये फैल रहा है ना, रक्त बीज हो गया है। 10 5 15 और 6 में से 15 निकालो, 5 4 9 -9 बकवास सवाल। इधर 10 10 10 20, 12 में से 20 निकालो -8, वो भी नेगेटिव। यहाँ पर आना
ये कितना 10, यहाँ कितना 3, 10 3 13, 15 में से 13 निकालो 2 पॉजिटिव के साथ, ये कितना 0, ये 0, यहाँ कितना 9। क्लियर हुआ? लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ नजर आ रही है? 9 पर। तो ये सेल को चुन लेंगे, अब कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, कंटिन्यूइंग एज प्रीवियस कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग एज प्रीवियस। इस 9 को चुना और इसके लिए लूप बनाओ। लूप कैसे बनाओ? हाँ, पूरे डिब्बे में 8 ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जिंदगी जाए कहाँ? ये बनाओ। शायद आपकी फाइनल, डरो मत, सवाल फैल गया तो फैल गया, क्या कर सकते हैं। कोई घूमना टहलना थोड़ी है, घूम लिए थोड़ी देर, गर्मी लगी आइसक्रीम खा लिए ना, तीखा खाने का मन हुआ पानी पूरी खा ली, टिक्कियाँ भी मिल जाती है, यहाँ कुछ नहीं कहाँ नहीं मिलता? यहाँ इस क्लास में कुछ नहीं मिलता। मेरे पास पैसा नहीं है खिलाने का। 10 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपकी लेकिन पक्का मिलेगा, आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी बार आएगा। क्या पानी पूरी? ऑप्टिमल पानी पूरी खा लीजिए, हर कम खाने में दिमाग रहता है। पता है आदमी ऐसे जिसमें ज्यादा दिमाग चलाते हैं मरने के बाद वही बनता है। तुम पानी पूरी में दिमाग चलाओ, मरने के बाद पानी पूरी बन जाओ, तब तक तेरे घर के लोग कचर देंगे। इसलिए ये सब ना सोचा जाए। क्या अब लैंग्वेज ना लिखे चलेगा? लैंग्वेज ना लिखे चलेगा? तो ये बताओ, ये सेल बन गई, क्या सेलेक्ट करें? ये बताओ, नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, मिनिमम एलोकेशन कितना? 50। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट, और जहां पर माइनस साइन है वहां पर सब्ट्रैक्ट करो। सॉल्विंग एज प्रीवियस, ऐसे सॉल्विंग एज प्रीवियस, सॉल्विंग एज प्रीवियस, पहले की तरह सॉल्व करने का। सुनो, इधर आया S1, इधर S2, इधर S3, D1, D2 और कितना D3, और अपने पास यहाँ कौन है? सप्लाई, सप्लाई, यहाँ पर डिमांड। इतना बड़ा सवाल देख के मेरी नींद ही चली गई, अब नहीं लग रही है। चलो 8 15 3 5 10 9 6 12 10 6 12 10 120 80 80 150 80 50 चल भैया कैलकुलेशन करो। सुनो, इस 50 को चुनाना, 120 में से 50 उड़ा दो, कितना? 50 50 70। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 70। ठीक है, अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको डेल्टा ही रहने दो। ये आप उल्टा कर देंगे, यहाँ का ही कर रहे हैं, 8 वाले में चलिए, यहाँ कितना? 70, 5 वाले में कितना? डेल्टा, और सुनो 50 सुना है ना, प्लस साइन है तो इस पर ऐड कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50, उधर कितना हुआ? 50। अब गौर करना, खुद इसमें से 50 में से 50 गए खाली, ये सेल में अब कुछ नहीं आने वाला, ये सेल खाली हो, इस 50 को बगल वाले पर ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 80, और ये बीच वाला 10 पर कितना है? 80। लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो, आपकी बात पक्का सही सलामत आएगा, क्योंकि बहुत खींच चुका है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। U1 U2, और अगर आ गया ना क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ तो हम सकते नहीं सवाल, यही एक काम तो कर नहीं पाए, कैसे छोड़ दो। U1 को कितना मान लो? 0, उधर 3 एलोकेशन हुआ है, तो 6 में से 0 गए 6, 5 में से 0 गए 5,
और 8 में से 0 गए 8, चलो 3 में से 8 गए -5, ठीक। यहाँ 10 में से 5 गए 5, सब कैलकुलेट हो गया। अब खाली पड़ी सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खाली पड़ी से लिए थे, सामने आओ 5, नीचे जाओ 8, 8 5 13, 15 में से 13 गए 2, यहाँ 5 और 6, 6 5 11, 12 में से 11 गए 1, इधर आना 5 और 6, 6 5 11, नहीं ये -5 है, ये पक्का -5 है, हाँ -5, अरे तब तो बच गए। ये -5 और ये 6 दोनों को जोड़ो कितना होगा 1, और 10 में से 1 घटाओ 9, बच गए। यहाँ ये 5 और ये -5 0, ये कितना 9, बेस्ट आ गया। RDIJ is greater than or equal to 0, हर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बेस्ट है। RDIJ greater than or equal to 0 implies that current solution is optimal, current solution is optimal। तो ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल लास्ट में लिखेंगे, पहले पूरा लिख लो तो शेड्यूल बता दो। छह पहुंची 7, टोटल कितनी पहुंची 7 पहुंच गई। भैया एग्जाम में ना जितनी तेजी से लिख सकते हो वही फायदा देगा, ठीक। मतलब इतना गंदौला सवाल नहीं पूछेगा कोई, लेकिन पूछ लिया तो ये कह रहे थोड़ी आगे क्यों पूछ लिए, लगाना तो पड़ेगा इस बात पर भी। सवाल मुश्किल नहीं, सवाल बहुत आसान है, तुम गौर करो एक ही चीज हर बार कर रहे हैं। और अब तो ना रट उठा होगा कब UI VI निकलेगा, कब आपका DIJ निकलेगा। इतनी बार लगाने का यही फायदा है कि अब वर्किंग रूल देखने की अपने को जरूरत ही नहीं। ना मुझको मोदी मेथड पढ़ना है, ठीक, ना मुझको योगी मेथड पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना, सवाल अपने लग जाएंगे। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा वर्किंग रूल आपको अपने आप में पूछेगा। लैंग्वेज बोले हो गया हो तो ये बच्चे जल्दी लिख। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल या ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बी। चलो ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बताते हैं, ठीक। यहां पर लिख रहे हैं सोर्सेस, ठीक, टू डेस्टिनेशन, सोर्सेस टू डेस्टिनेशन, ठीक। कितने यूनिट जाएगा, यूनिट्स, और यहां पर जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी वो कॉस्ट लिखी है। अभी बताओ बेस्ट शेड्यूल क्या है कि सामान S1 से कहां पर जाए, B1 पर, कितने यूनिट जाए 70 यूनिट। तो आपका है S1 to B1, अब कितने यूनिट 70 यूनिट। भैया एक यूनिट का दाम कितना 8, तो 70 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने का 8 सते 56, 560, ये आ गया 560 रुपए। अब सुनो S1 से और कहां जाएगा D3, तो S1 से यहां जाए और S1 से D3 जाए कंबाइंड में, और इसका दाम कितना, एक यूनिट का 6 रुपए, एक यूनिट का 6, तो 6 पंचे 30। पहले तो यूनिट लिख दो, कितने यूनिट जा रहे हैं 50 यूनिट, 6 पंचे 300 रुपए इसका हो गया कॉस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद अब S2 से सामान ले लो, S2 से, तो S2 से सामान कहां पर जाएगा, केवल एक जगह पर, कहां D2 पर। तो S2 से सामान आया D2 पर, और कितने यूनिट आ रही है 80 यूनिट, 80 यूनिट सामान आ रहा है, एक यूनिट का दाम 10 रुपया, तो ये कितना हो गया 800। सहमत हो कि नहीं। इसके बाद लास्ट S3 से सामान कहां भेजा जाए,
S3 से एक जगह पर, हाँ खाली और खाली D1 पर। तो S3 से सामान कौन खरीदेगा? D1 कितने यूनिट खरीदेगा? 80 यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही? 3, तो 8 की 24, 240। टोटल कॉस्ट जोड़ दो 0, 6 4 10 की जो वहां से लगी 1, 5 3 8, 8 2 10, 10 8 18 1 19। 1900 रुपए टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। आप नोट कर लो आंसर। 1900 रुपए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल करके आएगी। कल तुम लोग 10-20 पर ही आओ, ठीक है? कल मिड टर्म एग्जाम होना है, पहले बता दे रहे हैं। 24 तारीख है कल, 24 25 2 दिन MSc वालों का मिड टर्म एग्जाम होगा। लेकिन ये मिड टर्म एग्जाम 1 बजे से रहेगा। एक ही बजे तो बोले थे, 1 बजे से रहेगा। तो उनका 1 बजे से रहेगा, तो मेरी ड्यूटी 1 बजे के लगभग रहेगी। तो आप ये बात है, उसके पहले खाली रहेंगे, हम पढ़ाएंगे, उसके बाद एग्जाम ड्यूटी करेंगे, ठीक? तो सर से पूछ लेंगे, अगर सर पढ़ाते हैं मैसेज हम कर देंगे ग्रुप में, सर पढ़ाते हैं तो सर की क्लास रहेगी, हम पढ़ाते हैं तो मेरी तो रहेगी। हाँ मेरा ही है, अरे तो मेरी है, मेरा टर्न है तो मेरी है, ठीक है? हाँ आज वाला शेड्यूल पता नहीं था ना, ये अचानक से हुआ है। कल कौन सा दिन है? 2 दिन हुआ है ना आपका, 2 दिन। हाँ फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मेरे हैं, तो फ्राइडे सैटरडे 2 मेरे हैं, तो वो दोनों मेरे ही हैं, ठीक है? 10-20 से शुरू करेंगे और मान के चलना ज़्यादा पढ़ेंगे। 10-20 से शुरू करेंगे, 11:40 में नहीं छोड़ेंगे। 10-20 से शुरू करेंगे, एग्जाम 1 बजे है तो हम 12:30 पे छोड़ेंगे, ठीक है? अभी इसी पर रोक रहे हैं, ठीक? बाकी बातें करते हैं।